देखो जरा सा बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस और आफ्ताब अमीन का। आफ्ताब अमीन पूनावाला इसका पूरा नाम है, समझ गए। तो इसको देखते हैं जरा, और इसमें लिव इन रिलेशन का क्या मसला ये है। हम लोग देखो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है श्रद्धा मर्डर केस और लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। सवाल अल्टीमेट कहां पे उठ रहा है? सवाल अल्टीमेट यहां उठ रहा है। आप इसको किसी धर्म के चश्मे से या किसी जाति के चश्मे से, उस चश्मे से ना देखिए, समझ रहे हैं बात को। अल्टीमेट सवाल यहां उठ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप पर अब सोचने का वक्त आ गया, और क्या भारत जैसे समाज में इस तरह की व्यवस्था सही है या नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़े पैमाना पर यह कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है, समझ रहे बात। पहले जरा सा जान लेते हैं कि आखिर श्रद्धा मर्डर केस है क्या, उसके बाद हम उस पे चले जाएंगे। इसमें एक शख्स है, उसका नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला। आफ्ताब अमीन पूनावाला, ठीक है। ये मुंबई का रहने वाला शख्स है और लड़की भी मुंबई की ही है। लड़की जो श्रद्धा है ये मलाड के एरिया में कार्य करती थी, एक कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में, मलाड एक मुंबई में एरिया है, वहां पे कॉल सेंटर में कार्य करती थी। यहीं पर दोनों देखिएगा, यहीं पे दोनों एक दूसरे से मिले थे, मलाड के कॉल सेंटर में, इसी एरिया में मिले थे। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होता है। ये कहानी 2019 की है। प्रेम होने के बाद कुछ दिन के बाद दोनों देखिए तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बिना शादी के दो एडल्ट साथ रहते हैं और दोनों के बीच एक तरह से कहिए सेक्सुअल रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे पति पत्नी रहते हैं शादी के बाद, उस तरह से बिना शादी किए हुए लिव इन में रहते हैं, बिना शादी के सेक्सुअल, एक मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशन दोनों के बीच होता है, ठीक है। ये मामला है। अब देखो यहां से प्रेम प्रसंग और ये प्रक्रिया शुरू होता है। उसके बाद देखिएगा श्रद्धा के जो परिवार वाले हैं, इनके पिता हैं, इनके घर में इनके माता पिता हैं, इनके पिता का विरोध था कि हम दूसरे जाति और दूसरे धर्म में, हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता है, शादी विवाह से विरोध था। श्रद्धा घर छोड़ देती है। घर छोड़ देने के बाद देखिएगा तो कुछ ही दिन बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। और जब पहली बार घर छोड़ती है तो मुंबई में ही कहीं रहती है। पहली बार जब घर छोड़ती है तो मुंबई में ही रहती है, ठीक है। और मुंबई में रहने के दरमियान उसी बीच में 2019-2020 के शुरुआत में इसके माँ का देहांत हो जाता है। बाद में ये अपने घर चली आती है, अपने पिता के साथ रहने लगती है, और पिता के साथ रहने के क्रम में देखेंगे तो फिर से किसी तरह से आफ्ताब इसको मनाता है और मना करके वापस बुला लेता है, और फिर से वो साथ रहने लगती है। हालांकि उस बीच में दोनों में खटपट शुरू हो गया, ठीक है। वहां से कुछ दिन के बाद देखिएगा तो अभी कुछ दिन बाद मई के महीने में ये लोग कहां शिफ्ट कर गए? ये लोग दिल्ली शिफ्ट कर गए। दिल्ली शिफ्ट कर गए। दिल्ली में एक फ्लैट लिया, वो वहां पे रेंट पर ये लोग रहना शुरू किया, और रेंट पर एक प्लान के तहत ही आफ्ताब आया रहने के लिए। 6-7 दिन दिल्ली में कहीं कहीं रहा, बाद में फ्लैट लिया और फ्लैट में रहना शुरू किया। फ्लैट में रहने के कुछ दिन बाद देखिएगा तो श्रद्धा का मर्डर हो जाता है। श्रद्धा का मर्डर कर देता है, और मर्डर करके बड़ा हीनियस टाइप के क्राइम, कम से कम अगर एक बेहतर तरीका से आप सोचते हैं तो इस तरह से कम नहीं सोच सकते कि मर्डर करके श्रद्धा का 35 टुकड़ा कर दिया। 35 टुकड़ा कर दिया, और 35 टुकड़ा को क्योंकि उस बॉडी से बदबू ना आए उसके लिए क्या किया,
उसके लिए एक फ्रिज लेकर के आया। जैसा मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। और गला दबा करके मारा गया। अब फ्रिज लाया, बॉडी को फ्रिज में रखे हुए था, और उस टुकड़े को क्या करता था कि बदबू ना फैले उसके लिए अगरबत्ती वगैरह या तो कुछ इस तरह से सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करता था। और हर दिन करके देखिएगा तो रात को 1-2 बजे निकलता था। दिल्ली में एक जगह है उसका नाम है मेहरौली। मेहरौली, और मेहरौली का इलाका है जो थोड़ा जंगली इलाका। कैसा इलाका है? जंगली इलाका है मेहरौली का इलाका। रात को 2-2:30 बजे गाड़ी से जाता था और जा करके उस टुकड़े को कहीं कहीं फेंक देता था। और इस तरह से 18 दिन में इस पूरे डेड बॉडी को लगभग डंप किया। 18 दिन में पूरे डेड बॉडी को हटाया। श्रद्धा के कुछ दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, या स्कूल से या कॉलेजेस वगैरह में साथ में पढ़े थे, उनसे अक्सर बातचीत होते रहता था। उसी में दोनों में जब खटपट था तो अक्सर वो अपने दोस्त को बताती थी। दिल्ली आने के बाद इसको अपने पिता से बातचीत भी नहीं हो रहा था, श्रद्धा को बातचीत नहीं हो रहा था, तो इसके फादर को जो कुछ भी जानकारी पता चलता था, जो स्कूल के फ्रेंड थे या कॉलेज के फ्रेंड थे, उनके माध्यम से पता चलता था कि कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, वो पता चलता था उसके फादर को। उसके बाद देखिएगा कुछ दिन से देखिएगा इसके मोबाइल ऑफ आने लगे, तो इसके फ्रेंड्स ने ही धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाया, और बात जब आगे बढ़ा तो बात बढ़ते बढ़ते ये मामला इतना आ गया। अब ये मामला पूरा चल रहा है। अल्टीमेट देखो, ये तो देखो पूरे तरह से पुलिस का मामला हो गया, क्रिमिनल केस हो गया है, और जो भी भारतीय कानून, भारतीय दंड संहिता, या तो जहां पर भी आईपीसी सीआरपीसी में जो भी कानून है उसके तहत जो हो वो तो सजा मिलेगा, समझ गए। लेकिन देखो एक सभ्य समाज में हम इस तरह से नहीं सोच सकते। भारत एक लिबरल सोसाइटी है और एक कल्चरल रिच देश है, वहां पर हम इस तरह से नहीं सोच सकते। और वो भी भारत जैसे देश में महिलाओं के प्रति एक अलग तरह का सम्मान का भाव है। भारतीय संस्कृति में देखिएगा तो बहुत सारे पूजा पद्धति इस तरह से आते हैं जहां पे आप छोटी छोटी बच्चियों को देखिएगा तो पैर धोते हैं, खाना खिलाते हैं, इस तरह से प्रक्रिया होता है। हम उस देश के संस्कृति में रहते हैं जहां पर महिलाओं को बस चलते सीट नहीं रहता तो सीट देते हैं। नो डाउट समाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन देते हैं। इस भाव से नहीं देते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है, इस भाव से देते हैं, एक रिस्पेक्ट का भाव होता है उसमें। इस भाव से कोई नहीं देता है कि वो कमजोर होती है, तो नहीं कमजोर कोई मान रहा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट के भाव से देती है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा दूसरे के प्रति कल्चर है। आप जैसे दिल्ली में चले, मेट्रो में चलिए, आप अक्सर देखेंगे एक तो ओल्ड पर्सन के लिए 1-2 सीट हर जगह बुक है। अगर आप चले होंगे तो पता होगा आपको, और नहीं तो मैं मतलब कई बार हम देखे हैं कि कुछ लोग ओल्ड एज पर्सन में, महिला या तो इस तरह के कोई लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, बोले आप आंटी बैठ जाइए यहाँ पर। इसका ये थोड़ी ना मतलब होता है कि कुछ या स्वार्थ है किसी तरह का मसला। हमारा कल्चर ही इस तरह का, और उस कल्चर के तहत वो स्वतः होते रहता है, वो प्रक्रिया स्वतः होते रहता है कि हम किसी को देखते हैं तो बैठने के लिए बोल देते हैं। अब इस तरह के देश में इस तरह की चीजों को सोचना बड़ा अजीब लगता है। दूसरा देखिए ये सारा मामला ठीक है, यहां से अब देखिए एक असली मामला आता है लिव इन रिलेशनशिप पर। अब समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या था। लिव इन रिलेशनशिप अल्टीमेट मसला देखो यहां पर आता है। अब सवाल इस पर उठ रहा है कि क्या भारत जैसे सोसाइटी में इस तरह की चीजों को कहां तक बढ़ाया जाए या नियंत्रण किया जाए। इसको बढ़ाया जाए या तो ये जो चीजें बढ़ रही है इसको नियंत्रित किया जाए, सवाल यहां उठ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब देखिए क्या होता है कि जिसे 2 एडल्ट पर्सन है, 2 एडल्ट पर्सन है। एडल्ट का मतलब पता है कि लड़की का उम्र 18 साल कम से कम होना चाहिए और लड़के का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए, जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, उसके पहले नहीं। 2 एडल्ट पर्सन है, वो बिना शादी के
बिना शादी के साथ रहती, साथ रहना, बिना शादी के साथ रहना, और दोनों के बीच एक सेक्सुअल रिलेशन हो, सेक्सुअल रिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है। यानी इस तरह से रहना जैसे दो लोगों का शादी हुआ, दो लोगों का, जैसे हस्बैंड वाइफ जिस तरह से होते हैं उस तरह से एक फ्लैट में एक साथ रहना, दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन हो, और एक तरह से मतलब एक अलग दुनिया में, रूमानियत भरी दुनिया में आपस में रहते हैं। रूमानियत तो नहीं कहें, एक नीड होता है, समझ गए। अब देखो, इसी को बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब ये आप देखेंगे तो ना तो हिंदू मैरिज एक्ट ना ही किसी और जो भारत में मैरिज एक्ट है उसमें लीगल। यानी अगर बोले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये लीगल नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है। आ रही बात समझ में? ये कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह के कल्चर दिखते हैं। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट में इसको पूरी तरह से तो लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन एक मान्यता देने का कोशिश किया। सारी बात समझ में? अब देखो एक बात बताओ, क्या भारत में पहले ऐसे था, इस तरह की चीजें होता था पहले भारत में? ऐसा था? देखो ऐसा तो नहीं दिखता, तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत में देखिएगा विवाह के 8 पद्धति होते थे। अगर आप वैदिक पीरियड में जाएंगे तो विवाह के 8 पद्धति होते थे। उस 8 पद्धति में एक विवाह होता था, उसको बोलते थे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह बोलते थे, समझ गए। हमारे के यहाँ एक पौराणिक समय में गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह में अगर मूलतः आप देखेंगे तो दो एडल्ट लोग बिना समाज और बिना पेरेंट्स के सहमति के विवाह करते। इसमें समाज और परिवार की सहमति नहीं होती थी, सहमति नहीं होती थी। इस तरह के कुछ विवाह दिखते हैं, तो कुछ लोग जोड़ करके देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरह के लक्षण दिखते हैं, लेकिन आज से आप उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते, आज के जैसा नहीं। वो एक विवाह की प्रक्रिया ही थी। और यहां तो बात ये चल रहा है ना कि दो एडल्ट अविवाहित हैं और साथ रह रहे हैं, और दोनों के बीच हर प्रकार का रिलेशन। अरे बात समझ में? तो कुछ लोग इस तरह से दिखाते हैं कि गंधर्व विवाह में कुछ इस तरह से सिम्टम्स हैं, कुछ इस तरह से साइन दिखते हैं, पर पूरी तरह से हम ऐसा नहीं मान सकते कि लिव इन रिलेशन जैसा था। ये कहना सही नहीं है, कहीं कहीं से किसी तरह से उचित नहीं दिखता है। अब आगे देखिएगा, आखिर रीजन क्या है साथ रहने का? इस तरह के प्रथा आ क्यों रहा है भारत में? कोई तो वजह होगा, ऐसे तो नहीं आ रहा होगा। आजकल देखिएगा कि जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है, इकोनॉमी का विकास हो रहा है, और जिस तरह से खुला बाजार हो गया है, उस खुले बाजार में या तो जिस तरह से एक तरह से ग्लोबल सोसाइटी की ओर हम जो जा रहे हैं, एक देश दूसरे देश से या तो टेक्नोलॉजी को जो बढ़ने से दुनिया के सभी देशों से एकदम से टाइम बाउंड में हम एक दूसरे से जुड़े हुए। और आज के डेट में तो यूट्यूब, फेसबुक या इस तरह के सोशल साइट्स या तो अन्य प्रकार के इस तरह के जो टेक्नोलॉजी हैं उनसे तो और भी आसान हो गया चीजें, समझ गए। ऐसे में एक दूसरे सोसाइटी का बड़ा आसानी से एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलता, जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो कुछ लोग बताते हैं कि साथ रहने का एक बड़ा कारण होता है कि दो एडल्ट कुछ दिन साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की कंपेटेबिलिटी को चेक करते हैं, दोनों
कंपेटेबिलिटी को चेक करते हैं कि हम आगे जा करके लंबे समय तक दोनों साथ रह सकते हैं कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं, एक दूसरे से को एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं। आज का युवा नो डाउट इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता और आगे की ओर सोचता। तो एक दूसरे को देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं, कंफर्टेबल हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए भी एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज टाटा बाय बाय। एक तो ये हो सकता है। दूसरा कारण है फाइनेंशियल, वित्तीय जरूरत। एक सबसे बड़ा कारण है वित्तीय जरूरत। वित्तीय जरूरत कैसे देखिएगा, तो भारत में कुछ तरह के देखिए गलत प्रथा भी चल रही है, जैसे दहेज वगैरह, इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं चल रही हैं। उसके साथ साथ एक दूसरे के लिए फाइनेंस की जरूरत, जैसे दहेज हो गया या एक दूसरे की जरूरत की पूर्ति करना, या उसके अलावा देखिएगा बहुत बार शादी टूटता है तो एक बड़े पैमाना पे एक हैवी अमाउंट वापस करना होता है। जैसे मुसलमानों में देखेंगे दैन मोहर का राशि होता है, या तो हिंदुओं में देखेगा तो शादी टूटने पर एक बड़ी राशि को वापस करने की बात आती है, या बाद में आपको बहुत सारा खर्च आपको उठाना पड़ता है। तो एक बड़ा कारण है फाइनेंस, और वो फाइनेंस का मामला अलग अलग रूपों में है। शादी के पहले, शादी के बाद भी हो सकता है कि बाद इस तरह के लेने देने का। तो इन सब चक्कर से दूर रहना चाहते हैं, दहेज का मसला, ये सब चक्कर से बहुत सारे लोग दूर रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फैमिली में कोई इस तरह के नहीं है, और वो मतलब कमाने वाले लोग नहीं है, उनके यहाँ के लड़के हैं लड़कियां हैं, तो देखिएगा किसी न किसी साथ से किसी तरह से दोस्ती होता है और लिव इन में रहना शुरू कर। ऐसे एग्जाम्पल सुनने को अक्सर मिले हैं, और वर्तमान समय में हम ही एक ऐसे एग्जाम्पल जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमको जानकारी है। समझ रहे बात को, ये चीजें हैं। तो दूसरा ये चीज हो सकता है। तीसरा एक कारण हो सकता है जैसे लेस्बियन, गे, इस तरह की जो सोसाइटी है इनको सोशल वैधता नहीं है। हमारा समाज ऐसे दो लोगों को स्वीकार नहीं करता है जो या तो दोनों पुरुष हो और साथ में रहता हो, और इस तरह के कुछ सेक्सुअल रिलेशन है हमारे साथ, या ऐसे गर्ल्स को भी स्वीकार नहीं करता। ऐसा इन सब संस्थाओं को समाज मानता ही नहीं है। और अगर इस तरह की चीजें हैं वो कैसे रहते होंगे, लिव इन में ही रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ तो कोई कानून है नहीं कि दो गे लोग शादी करते हो, शादी का कोई कानून है उनके लिए, नहीं है। क्या दो लेस्बियन लोगों के लिए भारत में शादी का कोई कानून है जिसके आधार पर वैधता ठहराए? या जिस तरह से विवाह होता है स्त्री लड़की और लड़के में, और जिसको पूरे समाज मानता बड़े धूमधाम से मनाता है, क्या भारत में ऐसा होता है? या भारतीय समाज इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं। तो किसी न किसी रूप में तो वो रहेगा ना। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखिएगा बड़े आसानी से लिव इन में रह जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़े आसानी से लिव इन में रह जाते हैं। समझ रहे बात को? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, बहुत सारे लोग जो है ना वो शादी नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, या शादी नहीं करना, इसको ऐसे ना बोलिए आप, इसको ऐसे बोलिए, शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते, बंधन में
नहीं बनना चाहते। एक बड़ी आबादी भारत में ऐसा है जो उनको लगता है कि इस तरह से बंधन में बंधना सही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा फ्रीडम लॉस हो जाता है। तो जब तक निभता है तब तक लिव इन में रहते हैं, और नहीं तो अगर नहीं निभता है तो आप अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। एक इस तरह के समाज भी भारत में दिखने लगा है, खास करके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। रिसेंट में देखिएगा, जैसे जैसे बोले ना कि जिस तरह से ग्लोबल होते जा रहा है वर्ल्ड, उस तरह के अलग अलग आप समाज में छोटे छोटे हिस्से के तौर पे दिखे। तो नहीं चाहते हैं बनना, उनको लगता है फ्रीडम लॉस हो जाएगा, हम किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फैमिली लाइफ जो होता है ना, कुछ सुन के, कुछ सुना करके, कुछ नेग्लेक्ट करके, इसी तरह से चलता है। कभी सुन लिए, कभी सुना दिए दोबारा, कभी सुने कान में ऐसे डाल के निकल लिए, ठीक है ठीक है। दूसरा, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। शादी के बाद बहुत सारी जवाबदेही आती है, जिम्मेदारी आती है, उसमें वो नहीं जाना चाहता, इसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा भी भारत में एक वर्ग दिखने को मिल रहा है, भारत में एक ऐसा वर्ग दिखने को मिल रहा है जिनको शादी से डर लगता है। किस बात के लिए? शादी टूटने का। एक बहुत बड़ी समाज है, और ये समाज इतना बड़ा है कि जो लोग शादी कर भी रहे हैं ना, उनके मन में भी ये भय होता है। कर तो जरूर रहे हैं, पर उनके मन में इस बात का भय, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, निभेगा नहीं निभेगा। समझ गए? उसके साथ साथ जो उनके मन में भय बैठा रहता है, वो कहीं ना कहीं, देखिए, वो जा रहे हैं शादी में, उसके बावजूद वो डर बना हुआ है। और जब तक वो कुछ समय गुजार नहीं लेंगे कि हाँ सब कुछ अस्थायी है, प्रॉपर चल रहा है, तो शादी इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शादी टूटने का डर है। तो उससे बेहतर समझते हैं कि लिव इन में रह लिया जाए, जब तक चलेगा तब तक ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। एक देखिए, और शादी टूटने का एक डर क्या है, एक जैसे जैसे खुला समाज आया है ना, खुले समाज में एक आपस में बड़ी नजदीकी बढ़े हैं, गर्ल्स बॉयज में काफी नजदीकी बढ़े हैं। जो अफेयर्स मतलब एक रिलेशन होना, एक रिलेशन होना, शादी के पहले रिलेशन होना, और बहुत सारे पारिवारिक बंधन के होने के बावजूद देखिएगा तो अफेयर्स किसी और के साथ है, माता पिता किसी और के साथ विवाह करना चाह रहे हैं, लड़की और लड़का कहीं और रहना चाह रहा है। यहां पर भी तो वही है ना, श्रद्धा के केस में पेरेंट्स तो नहीं चाह रहे हैं ना, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के तो वो चाह रही थी, साथ रह रही थी, क्योंकि उसको आशा था कि आगे जाकर के आफ्ताब से हम शादी कर ले। वही तो होता है। और कुछ केसेस में अफेयर्स होते हैं, पेरेंट्स के दबाव में वो विवाह कर लेते हैं, बाद में पता चलता वो शादी चलता नहीं है, क्योंकि पुराने वाला छूटता नहीं। मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा है ना इस तरह के सोसाइटी में इस तरह तो बड़े पैमाने पे है। उसके अलावा देखिए, एक कारण ये हो सकता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा हमारे के यहां, हमारे युवा पर है, हमारे युवा वर्ग पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, और वेस्टर्न कल्चर को बड़े इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे बता रहे थे कि आज के डेट में क्या हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड हो गया। कल व्यापार ग्लोबल वर्ल्ड को बना रहा था, आज तकनीकी उसको तेज कर दिया, और तकनीकी बहुत कम समय में दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके रख दिया है। अमेरिका में क्या चल रहा है वो रियल टाइम में हम यहां देख सकते हैं, भारत में क्या चल रहा है वो रियल टाइम में देख सकते हैं, इस क्लासरूम में क्या हो रहा है वो रियल टाइम में अमेरिका में बैठा हुआ देखा जा सकता है। ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, बड़े पैमाने पे लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे, वहां रहने लगे, बड़े पैमाने पे व्यापार एक दूसरे देशों से बढ़ रहा है। तो वस्तु
कहीं व्यापार सिर्फ नहीं बढ़ता है, सेवा का व्यापार सिर्फ नहीं बढ़ता है, उसके साथ कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन रहा है, एक कॉस्मोपॉलिटन क्या बन रहा है, सोसाइटी बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह की चीजें हैं। तो बड़े हमारे कहें एक बड़ा सा तबका युवाओं का है जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है। ऐसे कुछ कारण है जिसके कारण देखिएगा तो लोग इस कारणवश से लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, मूल कारण जो है हम बता रहे हैं, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग साथ रहना पसंद कर सकते हैं। दूसरे एक और समस्या है, जैसे देखिएगा तो बहुत तरह के देखिए एक दूसरे को बीमारी होते, वो बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, वो सेक्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अब रिलेटेड है तो वो चीजें अगर साथ रहते हैं तो पहले पता चल सकता है, लेकिन दो लोगों को अगर बिना जाने अगर शादी करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। उस सिचुएशन में रिलेशन टूटना ही टूटना है। एक बड़ा वजह देखिए बीमारी भी होता है जिसको जान लेते हैं, वो बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, सेक्स से संबंधित हो सकता है, किसी तरह की चीज हो सकता है। अगर वो पहले से साथ रहे, दूसरे को जान रहे हैं तो पता होगा ना कि इसको क्या है, नहीं तो बाद में पता चलता है तो लोगों को लगता है इसके साथ फंस गए हो। ऐसा फील होता है ना, जिस किसी को भी हो, बॉयज को हो तो गर्ल्स को लगता है, गर्ल्स को हो तो बॉयज को लगता है। समझ रहे हैं बात को? और एक सबसे बड़ी वजह है कि दो एडल्ट अपने इच्छा यानी अपने स्वतंत्रता से साथ रहते हैं। और स्वतंत्रता इतना प्रिय चीज है, अमूर्त चीजों में सबसे प्रिय चीज मानव के लिए स्वतंत्रता है। मूर्त चीजों का मतलब जो दिखता हो, अमूर्त चीजों का मतलब जो नहीं दिखता हो। जैसे हमारे शरीर को दो प्रकार के सुख की आवश्यकता होती है। एक सुख की आवश्यकता होती है भौतिक पदार्थों की, जिससे हमको शारीरिक संतुष्टि मिलता है, शारीरिक शक्ति मिलता है। और एक सुख हमें प्राप्त होता है अमूर्त चीजों से। उन्हीं अमूर्त चीजों में एक फ्रीडम है। कोई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर किसी तरह का बंदिश हो, हर कोई चाहता है कि आजादी से रहें, अपने इच्छा से संचालित, बाधाओं का अभाव हो मेरे ऊपर। और ये सारी प्रक्रिया तो अपने इच्छा से ही संचालित हो रहा, ये सारी प्रक्रिया अपने इच्छा से ही संचालित हो रहा। समझ गए? ये मसला है जी। अब देखिएगा इसके साथ साथ हम कुछ चीज देखेंगे कि इसका लीगल स्टेटस क्या है भारत में। इसका भारत में लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस क्या है? तो पहला तो देखिए लीगल स्टेटस का जहां तक मसला है, तो लीगल स्टेटस यानी इस तरह के प्रक्रिया जो है वो लीगल नहीं है, अभी किसी कानून में नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं बना दिया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, इस तरह का कोई व्यवस्था बना दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नो डाउट कुछ जजमेंट हैं जहां पर हिंट्स किया गया है। कानून नहीं बना दिया कि जैसे मैरिज एक्ट तो बना हुआ है ना कि भाई मैरिज एक्ट के तहत दो ऐसे ऐसे विवाह कर सकते, ऐसे छूट सकता है, तो छूटने पर ये आपको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। इस तरह की तो चीजें नहीं है कि पार्लियामेंट किसी कानून को बना करके इसको बना दिया। समझ गए? अब देखो एक केस का चर्चा किया गया है, एक केस है आपको जाकर के 2006 का उत्तर प्रदेश का केस है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। उसमें कहा गया है इंटरकास्ट मैरिज का बात, उसमें इंटरकास्ट मैरिज का बात है। केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहां का केस है। इसमें दो एडल्ट हैं, दोनों एक दूसरे जाति से होते, पेरेंट्स के द्वारा केसेस हैं। ठीक है, दोनों बाद में जाकर के शादी कर लेते, साथ रहते हैं, फिर बाद में शादी कर लेते हैं। ठीक,
शादी कर लेते हैं, उसमें एक जजमेंट आया। जजमेंट क्या आया? जजमेंट ये आया कि ये सही है, और सही इसलिए माना गया क्योंकि दोनों एडल्ट, और उसमें एक सेंटेंस देखिए कोर्ट के द्वारा क्या इस्तेमाल किया गया। कोर्ट के द्वारा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, नॉट इमोरल और नॉट ऑफेंस अंडर द लॉ। कहा यह गया है कि नॉट इमोरल, मोरल है, नैतिक है, ठीक है, इमोरल नहीं है। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, नॉट ऑफेंस अंडर द लॉ, यानी कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इससे ये निकल करके आता है ना कि हम किसी के साथ रह सकते हैं और बाद में किसी के साथ विवाह कर सकते हैं। समझ रहे बात को? रह सकते हैं और बाद में किसी के साथ विवाह कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात इसमें कहा गया है, राइट टू चूज पार्टनर, ये अधिकार है, पार्टनर चुनने का अधिकार है, पार्टनर चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार है। अब ये तय कर देता है वो चीज। ये तो ऊपर वाला, ऊपर का मामला है, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर कर देता है, पार्टनर चुनने का अधिकार। अब पार्टनर चुनने का अधिकार है, हम किसके साथ रहें ये हमें चुनने का हक है। गैर जाति हो सकता है, गैर धार्मिक हो सकता है, अगर दोनों एडल्ट तैयार हैं तो ठीक है, तो ठीक है। अब इसी तरह के एक और केस देख लीजिए, इसको ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक केस आपको जाकर के और है, खुशबू वर्सेस कनैमल, एक केस है आपको, तीसरा है खुशबू वर्सेस कनैमल, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? जजमेंट यह है कि इमोरल है बट इलीगल इन द आई ऑफ लॉ, बट नॉट इलीगल इन द आई ऑफ लॉ। इसी तरह का केसेस था जिसमें कह रहा है कि इमोरल है बट नॉट इलीगल, इलीगल इन द आई ऑफ लॉ। इमोरल हो सकता है समाज के नजरिए से, लेकिन कानून के नजरिए से इलीगल नहीं है। समाज के नजरिए से इमोरल हो सकता है, पर कानून के नजरिए से इलीगल नहीं है। तो जब इलीगल नहीं है तो इसका मतलब लीगल है, इसका तो ही मतलब है ना, लीगल है। और एक बड़ा यूनिक केस है, देखिए, बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर का केस है। इसमें देखो बड़ा बढ़िया बात बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बद्री प्रसाद वाला जो केस है, बद्री प्रसाद, इसमें पता है दो पर्सन बड़े लंबे समय से दोनों साथ रह रहे थे और बुजुर्ग हो गए थे, बड़े लंबे समय से साथ रह रहे थे, बुजुर्ग हो गए थे। कुछ लोगों ने उनके विवाह पर सवाल उठा दिया कि विवाह नहीं हुआ इन लोग। अब मामला कोर्ट चला गया। जब मामला कोर्ट चला गया बद्री प्रसाद केस का, तो मामला जब कोर्ट जाता है तो उसमें होता क्या है, कोर्ट ये बोलता है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है ना, जो क्लेम किया उसको करना होगा। ओनर्स ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ का मतलब जो केस किया है ना, केस किया है उसको प्रूफ करना होगा। इसका कहने का मतलब है दो लोग साथ रह रहे हैं, आप उनके रिलेशन पे सवाल उठाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सवाल उठाए, तुम प्रूफ करो कि दोनों साथ रह रहे हैं, शादी नहीं है। उनको दोषी नहीं दिया। मतलब कोर्ट ये मान करके चल रहा है कि कोई 20 साल 25 साल 30 साल से रह रहा है, अब उस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों कंफर्टेबल हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहे हैं।
फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो तुम उठा रहे हो, तुम ही प्रूफ करो। जो उन्होंने सौ प्रूफ किसको बना दिया? क्लेम करने वालों को। समझ रहे बात को? तो बड़ा यूनिक टाइप का डिसीजन है कोर्ट का इस मामले से। आगे देखेंगे। अब एक बात बताइए, अब जरा सा देखना है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, कुछ देखिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखिए, समाज में कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपसे हम बोले कि आपके जीवन का कुछ सिद्धांत है, वैल्यू है। जैसे वैल्यूज का मतलब क्या होता है? जैसे झूठ नहीं बोलना एक सकारात्मक वैल्यू है, बड़ों का सम्मान करना एक सकारात्मक वैल्यू है, छोटों के प्रति सद्भाव का भाव रखना एक सकारात्मक वैल्यू है, दूसरे जातियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, अच्छा सोचना एक सकारात्मक वैल्यू है, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखना एक अच्छा वैल्यूज। तो समाज में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं। यानी पहला क्या है? वैल्यूज। वैल्यूज सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकते हैं। हमारा समाज इसको सकारात्मक नहीं मानता है। जो लिविन है ये, इसको समाज सकारात्मक नहीं मानता है, नकारात्मक मानता है। हमारे वैल्यू सिस्टम में ऐसा है ही नहीं, हम ऐसा कल्पना कर ही नहीं सकते। समझ गए? हम ये नहीं कर रहे कि आज नहीं कर सकते हैं, हम ये समाज के परिप्रेक्ष्य से बोल रहे हैं। आज तो हो ही रहा है और होगा भी आगे भी। ये सामाजिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। एक नए तरह के समाज पैदा होता ही है, और समाज पैदा होने के पीछे कारण है जो रीजन हम लिखे। वो रीजन ना रहते तो ये होता नहीं, रीजन है तब वो है। समझ गए? तो लिविंग वाला जो है ना, ये नकारात्मक वैल्यू की श्रेणी में आ जाएगा, हमारा समाज स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह की चीजों को इजीली स्वीकार कर लिया गया। जैसे बड़े शहरों में ऑनर्स जो है ना, मकान मालिक जो हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, इन शहरों में तो पता है एक कंकड़ भी गिर जाएगा तो आप ध्यान नहीं देते हैं। सर आपके यहाँ कौन आ रहा है? आपके यहाँ बड़ी आदमी आता है, बताइए। आपके परिवार से अगर 2 लड़की आ गई, लड़की उड़की आती है आपके यहाँ, भारी आफत है, बिना जाने क्लेम करते। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये चीजें नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। ऑनर इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब, उसको सिर्फ पैसे से मतलब। हालांकि छोटे शहरों में भी कहीं कहीं कुछ ऐसे मोहल्ले, कुछ ऐसे हैं, वहां पर ये चीजें है, उसको कोई लेना देना नहीं उस बात से। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो उस रूप में नहीं होते। तो लिविंग जो है ना, वो हमारे सकारात्मक वैल्यू के श्रेणी में नहीं आता। और वैल्यू से क्या होता है ना, नॉर्म्स बनता है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि हम अपने जीवन में तय करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आपके सकारात्मक और नकारात्मक वैल्यूज हैं, उसी से तय होता है, नॉर्म्स बनता है आपके दिमाग में कि हमको क्या करना है, नहीं करना। जैसे आप नॉर्म्स बनाए ना कि हमको आईएएस करना, इसलिए ऐसा पढ़ना, एक सकारात्मक कितना घंटा पढ़ना, ऐसे मेहनत करना, ये रिक्वायरमेंट है। उस नॉर्म्स के आधार पर आप ये बनाए हैं ना कि ऐसे ऐसे करना, एक नॉर्म्स बनता है। उस नॉर्म्स पर भी ये खरा नहीं उतरता है, खरा नहीं उतरता है। जिस तरह का अपना समाज है, जिस तरह के अपने सामाजिक बनावट है, उस समाज में इस तरह की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहां पर जरा सा देख लीजिए कि हमारे यहाँ किसी नॉर्म पर ये चीजें खरा नहीं उतरता है।
दूसरा देखो, शादी वगैरह के बारे में जहां तक की बात है, जो शादी होता है तो शादी क्या है ना कि विवाह एक संस्था है अपने के। सोशियोलॉजी में पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से इसके बारे में बताया गया है कि विवाह क्या है, एक संस्था है। और इससे होता क्या है, इससे समाज को बैलेंस रखा जाता है, समाज को बैलेंस रखा जाता है, समाज में एक हार्मोनी मेंटेन होता है, पीस मेंटेन होता है समाज में, समझ गए। और इसको समाज और इसको सोसाइटी प्लस कानून, ये दोनों के नजर में देखेगा तो क्या है, लीगल है। समाज भी एक्सेप्ट कर चुका है इस संस्था को, और जब समाज एक्सेप्ट कर चुका है तो कानून के नजर में वो बन ही जाएगा, कानून लीगल हो ही जाएगा। क्योंकि कोई कानून तभी बनता है जब समाज के एक बड़े सा हिस्सा किसी चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, फिर उसको कानून का शक्ल दे दिया जाता है। समझ रहे बात को? तो इसको बड़े लंबे समय से लोग स्वीकार किए हुए हैं। और इसके फायदे हैं क्या, तो बैलेंस करता है, हार्मोनी बनाता है, और लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, किसी को कोई समस्या नहीं, ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिक है। समझ रहे बात को? इस तरह के मसला है। रहा बात लिव इन रिलेशनशिप का, एक चर्चा का विषय है और बहुत गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। इसको बहुत हल्के में लेकर के आप ना तो हाँ कह सकते हैं, ना ही ना कह सकते हैं, या कितनी मात्रा तक हाँ कहेंगे और कितनी मात्रा तक ना कहेंगे, इसमें बहुत सारे पक्ष हैं। जैसे एक बड़ा सा पक्ष ये भी है कि बाय द वे दो लिव इन में लोग रह रहे हैं, बच्चा होता है, उसका क्या होगा कि पढ़ाई लिखाई, हेल्थ है, कैसे गार्जियनशिप कैसे रहेगा। तो एक बड़ा सा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में इसको देखना हो, बहुत आसान सा चीज नहीं है, समझ गए, इतना आसान नहीं है। प्लस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख करके कोई सकारात्मक कानून ही बनाना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा सोसाइटी इसको कैसे लेता है। तो छोड़ देते हैं आप लोग पे, युवा हैं, तय करिएगा इसका क्या होना है, नहीं होना है, इस पर चिंतन करिएगा। जो इसके पहलू थे हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन हाँ फिर एक बात कहेंगे, ये इस तरह के साथ रहने के नाम पर इस तरह के हीनियस क्राइम नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में और भारत क्या पूरी दुनिया में किसी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं रहना है साथ में, उसके और भी तरीके हो सकते थे अलग होने के, लेकिन मार देना, टुकड़ों में कर देना, ये कहां तक उचित, समझ गए। और दूसरा, आप इस नजरिए से इसको देखने का कोशिश मत करिए कि धार्मिक दृष्टि से या तो किसी जातीय दृष्टि से। वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही एक पक्ष नहीं है। एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वही एक पक्ष नहीं है कि इस धार्मिक दृष्टि से देख करके उसको मारा गया, काटा गया। इसमें मूल चीज क्या है, आपस में आप रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाए, इसका मूल संदर्भ यही है। रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाए, इसमें धर्म और जाति का कोई पक्ष देखना ये उचित नहीं लगता है, समझ गए। ये एक रिलीजन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन के बीच ऐसे केसेस हो सकते हैं, एक जाति और दूसरे जाति के बीच तो हजारों केसेस आते हैं डेली। गैर जातीय विवाह में आप कभी कोर्ट चले जाइए, मम्मी उधर रो रही है, पापा उधर चिल्ला रहे हैं, कोई छाती पीट रहा है, काय भाई तो दूसरे से ब्याह कर लिया, अब हम समाज में मुंह कैसे दिखाएं। अब देखिए कोर्ट में जाकर के हर दिन आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी। तो जरूरत इस बात का है कि समाज में इसके लिए एक सकारात्मक मैसेज भेजा जाए, लोगों में एक अच्छे वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया जाए, और लोगों को निर्णय के अधिकार तो होने ही चाहिए। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लिव इन के नाम पर अगर मान ली इस पर कुछ नियंत्रण लगे तो कल के लिव इन के नाम पर लोगों की इच्छाओं का नियंत्रण करना शुरू कर या लोगों की स्वतंत्रता को बांधना शुरू कर। ये सही नहीं है। सही ये है कि आप अपने एजुकेशनल क्यूरिकुलम को इस तरह से कर दीजिए ताकि एक बच्चा का मानसिक और शारीरिक ऐसा विकास हो जाए ताकि अपने बारे में वो बहुत अच्छा सोच सके। दूसरा, अगर कभी उसके जीवन में ऐसी परेशानी आ जाए तो उसके पढ़ाई के दरमियान या कार्य के दौरान इतना सिखा दीजिए कि अगर ऐसी परेशानी किसी के साथ आ भी जाए तो बड़े
इजिली वो वहां से हट करके अपने जीवन को आगे बढ़ा ले। और ये एजुकेशन से ही आ सकता है, या पारिवारिक या तो समाज का जो वैल्यू सिस्टम है उसको और सकारात्मक करे, तब उसके माध्यम से ये सब चीजें आ सकता है। ये पूरा मसला ये है। बाकी आप लोग तय करिएगा क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस।